हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर के अंदर, दैनिक भास्कर के अंदर, पत्रिका के अंदर, इंडियन एक्सप्रेस, सूजस के अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे आरपीएससी के लिए और अधीनस्थ बोर्ड के हिसाब से कौन सी चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले देखते हैं कि तीनों न्यूज़पेपर के अंदर जो सबसे बड़ी हेडिंग है वो है किस चीज से, एमजी नरेगा स्कीम से रिलेटेड। एमजी नरेगा स्कीम क्यों न्यूज के अंदर है? एमजी नरेगा स्कीम इसलिए न्यूज के अंदर है कि एमजी नरेगा का पहली बात तो नाम चेंज किया गया है। नाम चेंज करके क्या किया है? एमजी सरकार ने क्या किया है? सरकार ने एमजी नरेगा का नाम चेंज कर दिया है। एमजी नरेगा के अंदर सबसे पहली बात तो हमें देखना है कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर सबसे पहली बात है, इसका नाम क्या है? नया नाम क्या है? इसका नया नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। तो इसका नाम क्या है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ये ग्रामीण नाम है। तो ये कुल मिला के इसका नाम चेंज गया है। नाम चेंज से इंपॉर्टेंट हमारे लिए स्कीम है। स्कीम के अंदर क्या क्या फैसिलिटी, पहले क्या क्या प्रोविजन थे, अब नए प्रोविजन क्या क्या किए गए हैं, ये हमें देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं तो एमजी नरेगा के अंदर क्या था। एमजी नरेगा के अंदर कोई भी इंसान ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहना है, रूरल एरिया के अंदर, गांव के अंदर रहने वाला, जो भी इसको जो अनस्किल लेबर है, अनस्किल जो इसका कोई स्किल लेबर नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिशियन होता है स्किल लेबर होता है, और जो अनस्किल लेबर होता है जैसे किसी को खड्डा खोदना हो, किसी इन सब चीजों के लिए जिनको जॉब मिलती थी। जॉब का मतलब ये था कि 100 डेज का, 100 दिन का हमें क्या रोजगार मिलता था एमजी नरेगा के अंदर। अब इसके अंदर प्रोविजन क्या चेंज किया गया है? इसके अंदर सबसे बड़ा प्रोविजन जो चेंज किया गया है, 100 दिन को बढ़ा के 125 दिन कर दिया गया है। तो इसके अंदर क्या है, 100 दिन की जगह 125 दिन कर दिए गए। तो पहला प्रोविजन इसके अंदर जो चेंज हुआ है वो इसके अंदर ये चेंज हुआ है, जो पहले 100 दिन की गारंटी थी अब आपके 125 दिन की रोजगार की गारंटी होगी। ठीक है। अब दूसरा इसके अंदर प्रोविजन क्या चेंज किया गया है? इसके अंदर दूसरा कथन क्या आ सकता है कि पहले के अंदर क्या होता था, एमजी नरेगा के अंदर 100% जो फंडिंग होती है, 100% जो पैसा मिलता था वो सेंटर की तरफ से मिलता था। लेकिन अब नए प्रोविजन के अंदर जो है, इसके अंदर क्या, ये फंडिंग पैटर्न चेंज कर दिया। फंडिंग पैटर्न चेंज किया भाई, किसका कौन कितना पैसा देगा? इसके अंदर 60% तो देगा सेंटर और 40% देगा स्टेट, सामान्य स्टेट्स के कैटेगरी के अंदर। यदि कोई स्पेशल स्टेटस है, स्पेशल स्टेट्स का कैटेगरी है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है या फिर नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र है, इन सब के स्टेट्स को क्या मिलता है? 90 और 10। तो कुल मिलाए दो कैटेगरी को ना दिए, 90-10 है और 60-40। और यूनियन टेरिटरी के अंदर 100% अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करेगी। तो दूसरा इन्होंने क्या, फंडिंग पैटर्न इसके अंदर चेंज कर दिया। अब इसके अंदर ये है नॉर्मेटिव एलोकेशन। अब नॉर्मेटिव एलोकेशन क्या है? नॉर्मेटिव एलोकेशन क्या होता है और पहले वाली चीज क्या थी? पहले ये था कि कोई भी स्टेट के अंदर स्टेट प्रपोजल देगा कि हमें इतने दिन का लेबर का हमें रोजगार चाहिए एमजी नरेगा के अंदर। स्टेट कैसे देता था? स्टेट सबसे पहले ग्रामीण लेवल पे पंचायत के पास क्या, आम आदमी जाता था कि मेरे को रोजगार चाहिए, फिर उसका मस्टर रोल के अंदर नाम लिखा जाता था, फिर उसको रोजगार मिलता था। पंचायत उन सभी लोगों के नामों को इकट्ठा करके पंचायत समिति में भेजती थी। पंचायत समिति उसको क्या, जिला परिषद के पास भेजती थी। जिला परिषद सारे मिलके स्टेट लेवल पे सारे फाइल बना के सेंटर को भेजती थी कि हमें इस साल इतने लाख लोगों का वर्क ऑर्डर चाहिए। अब क्या होता था, अब लेकिन ये पहले वाला जो सिस्टम था बॉटम अप अप्रोच थी, मतलब ग्राम पंचायत से लेके सेंटर के पास प्रपोजल जाता था और सेंटर 100% फंडिंग करता था किसकी, एमजी नरेगा की। अब लेकिन पैटर्न चेंज हो गया, अब सेंटर बताएगा इस स्टेट का इतना परसेंट हम देंगे क्या, एमजी नरेगा के अंदर। तो मतलब अब टॉप डाउन अप्रोच हो गई, जो पहले बॉटम अप अप्रोच थी। तो एमजी नरेगा के अंदर तीन चीजें हमें याद रखनी है। हर किसी के अंदर यही दे रखा है। अब इसके अंदर जैसे हिंदी के अंदर देखें तो हिंदी में इसका नाम अलग से दे रखा है, इसका एमजी नरेगा। अब जी राम जी, जी राम जी नाम है इसका। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। फुल फॉर्म क्या है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। तो इसको मिला के इन्होंने जी राम जी बना दिया। विकसित भारत, विकसित भारत बनाना इनको 2047 तक। ठीक है। गारंटी किस चीज की है? गारंटी किसकी? रोजगार की। गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। आजीविका जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आजीविका लाइवलीहुड मिशन चल रहे, उसका नाम है। तो इस कुल मिला के ये बन गया जी राम जी। ठीक है। विकसित भारत जी राम जी स्कीम हो गई। ठीक है, जो एमजी नरेगा था। अब इसके अंदर इसके अलावा क्या है, उन्होंने दे रखा है 100 दिन की जगह अब कितने दिन का मिलेगा? 100 दिन की जगह अब 125 दिन का हो गया। ठीक है। एमजी नरेगा में अंतर क्या है? 125 दिन हो गया है। फंडिंग पैटर्न पहले 100% था सेंटर का, अब 60 और 40 हो गया। 60% कौन देगा? सेंटर देगा, और 40% कौन देगा? स्टेट देगा।
तीसरा, ये 15 दिन के काम नहीं मिला तो 30 दिन के बेरोजगारी भत्ता मिलता था। अब यह 15 दिन के काम नहीं मिला तो राज्य सरकार हर हफ्ते बेरोजगारी भत्ता देगी। बेरोजगारी भत्ता जो मिलता है वो हर हफ्ते मिलेगा। ग्रामीण गरीबी दूर करना लक्ष्य था, विकसित भारत बनाना इसका लक्ष्य है। तो इसके अंदर मेजर प्रोविजन जो आपको याद रखने हैं कि भाई विकसित भारत जी राम जी स्कीम हो गया इसका नाम। दूसरा क्या है, जो पहले 100 दिन था रोजगार, अब 125 दिन कर दिया गया है। तीसरा, इसके अंदर फंडिंग पैटर्न, भाई पैसा कौन देगा, कितना देगा। जो पहले 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, अब इसके अंदर के 60 और 40 का रेशियो हो गया। तो यही चीजें इसके अंदर है। इसके ऊपर अलग अलग आर्टिकल है तीनों न्यूज़पेपर के अंदर। एक आर्टिकल ये है 125 डे गारंटी टू एम्प्लॉयमेंट। दूसरा आर्टिकल इन्होंने दे रखा है ये दैनिक भास्कर के अंदर है। तीसरा आर्टिकल इनका जो एक्सप्लेन आता है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, वो है। इन सभी चीजों के अंदर यही एक्सप्लेन कर रखा है कि भाई कैसे कैसे चेंज हो रहा है एमजी नरेगा का, जो टेन्योर शुरुआत में कैसे इवॉल्व हुई थी एमजी नरेगा और आज की डेट में इसका स्टेटस क्या है। के अंदर दिक्कतें क्या होंगी, मान लो कोई इंटरव्यू के अंदर पूछे कि इसके अंदर दिक्कतें क्या आएंगी एमजी नरेगा के अंदर। अब एमजी नरेगा के अंदर अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी, स्टेट्स के पास पहले से ही पैसा नहीं है। अब स्टेट्स के ऊपर आपने 40% का वर्डन और रख दिया, तो स्टेट इसलिए इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। टीडीपी पार्टी जो कि इनकी एलाइड एलाइड पार्टी है, जिसके अंदर उन्होंने भी इसका विरोध किया है कि 40% हम जो पैसा देंगे वो हमारे बजट के अंदर कहाँ से लेके आएंगे। तो ये वाला एक इश्यू है। इसके अलावा इन्होंने जो किया है वो आपको समझ में आ। दूसरी न्यूज़ क्या है? दूसरी न्यूज़ क्या है, हमारे सूजस से है। सूजस के अंदर पिछले 3 दिन के अंदर जो सब मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आज को मिला के, वो मैंने सभी एक साथ इकट्ठी कर ली है। अब इसके अंदर क्या है, सबसे बड़ी बात है सौर ऊर्जा में 27% और अक्षय ऊर्जा में 16% की भागीदारी। अब सरकार क्या कर रही है, जो प्रवासी भारतीय दिवस आया था, प्रवासी भारतीय दिवस पे सरकार ने अपना प्रपोज बताया कि हम लोग क्या कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, अक्षय ऊर्जा के अंदर। तो अक्षय ऊर्जा के अंदर यदि स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता है वो 41,189 मेगावाट है। तो ये क्या अक्षय ऊर्जा है, पूरी की पूरी अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा के अंदर क्या सोलर भी है, आपकी विंड भी है, हाइड्रो भी है, ये सारी इसके अंदर आ जाती है। और इसका डाटा जो कि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आएगा 2 महीने बाद में, वो अपने को रटना है। ये वाला डाटा आपको अंदाजे के लिए, मान लो कल ना कोई एग्जाम आए, जनवरी के अंदर कोई एग्जाम आए और वो पूछे, तो आपको ये वाली 41,189 मेगावाट है। तो ये अक्षय ऊर्जा मतलब 41,000 के लगभग है। फिर बाद में सौर, इसके अंदर सोलर का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, 35,000। तो 41,000 में से 35,000 तो हमारे यहाँ सोलर एनर्जी का ही कंट्रीब्यूशन है, किसके अंदर, स्थापित क्षमता के अंदर, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। फिर देखें तो देश की कुल सोलर ऊर्जा का हमारे यहाँ कितना प्रोडक्शन होता है। देश की कुल सोलर ऊर्जा का राजस्थान में भागीदारी 27% है और अक्षय ऊर्जा के अंदर हम 16% है। तो कुल मिलाए 16 और 27, 16 और 27 में 11 का अंतर है। एक का 2 बना दो और 6 का 7 बना दो, कुल मिला के याद करने का ये ट्रिक हो सकती है। तो देश के अंदर टोटल एनर्जी का, टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का हम लोग कितना प्रोड्यूस करते हैं, टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का हमारे यहाँ 16% हम प्रोड्यूस करते हैं। यदि आपको पूछे देश के अंदर टोटल सोलर एनर्जी का कितना, हमारे यहाँ 27%। तो आपको दो फैक्ट हैं, आप याद कर सकते हो। देश के अंदर कुल सोलर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान की भागीदारी 27% और अक्षय ऊर्जा के अंदर हमारी 16। अक्षय ऊर्जा में हमारी कम क्यों हो जाती है, क्योंकि साउथ के अंदर विंड एनर्जी ज्यादा है, तो विंड एनर्जी वाले उनका रेशियो बढ़ जाता है, इसलिए थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है। राज्य इस देश में प्रगति में सोलर हब के रूप में मजबूत, सोलर हब के रूप में हम अब एक तो पहले से ही हम डेवलप कर रहे हैं, क्या पुगाल को डेवलप कर रहे हैं, बीकानेर के अंदर सोलर हब के रूप में डेवलप कर रहे हैं और वो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर हब बनाने की बात चल रही है। आगे क्या है, आगे ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं को मिला देश में न्यूनतम टैरिफ। ऊर्जा भंडारण की योजना क्या है, ऊर्जा भंडारण योजना ये है कि सोलर एनर्जी हम जो जनरेट कर रहे हैं, विंड एनर्जी हम जनरेट कर रहे हैं, लेकिन इनकी एक सीमाएं हैं, इनकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है सोलर एनर्जी की, सोलर एनर्जी की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि जब सनराइज होता है और सनसेट होता है, इसी के बीच में प्रोड्यूस होती है। मान लो रात को यदि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इंडस्ट्री लग जाए और हमें क्या रात को एनर्जी की जरूरत पड़े, तो उस टाइम पे इसको स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज उस टाइम पे एनर्जी जनरेट नहीं करेगा सोलर पावर प्लांट। एक तो ये इशू है। दूसरा है वेदर, जब बेकार होते हैं, जब बारिश के दिन होते हैं, धुंध के दिन होते हैं, उस टाइम पे सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन हो जाता है कम। तो इन चीजों को जो डीमेरिट्स हैं, जो कमियां हैं, इन सबको दूर करने के लिए हम क्या लेके आ रहे हैं, सोलर एनर्जी स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, ताकि हम बैटरियों के अंदर इसको स्टोर कर सकें। स्टोर करने के बाद जब हमारी इच्छा हो उस टाइम पे हम इसको यूज कर सकें। तो इसके लिए क्या चल रहा है, क्लीन एनर्जी पॉलिसी कब आई थी, 2024 के अंदर, हमें ये याद होना चाहिए फैक्ट। राजस्थान की क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2024 की है। क्लीन एनर्जी पॉलिसी हमें याद है, तो क्लीन एनर्जी पॉलिसी के टारगेट भी याद होने चाहिए। क्लीन एनर्जी पॉलिसी का टारगेट हमारा 115 गीगावाट तो रिन्यूएबल एनर्जी का, और 10 गीगावाट हमारा क्या स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज का। कब तक, 2030 तक। तो क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2030
का टारगेट क्या देती है, 110 गीगावाट टोटल रिन्यूएबल एनर्जी हम प्रोड्यूस करेंगे 2030 तक, मतलब 115 और 10 गीगावाट हम क्या एनर्जी स्टोरेज के अंदर डेवलपमेंट करेंगे। 115 और 10 आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा बीकानेर के पुगाल के अंदर 5000 मेगावाट बैटरी स्टोरेज भंडारण भी बना रहे हैं। क्या बैटरी स्टोरेज कहाँ पे बना रहे हैं हम, बीकानेर के अंदर पुगाल के अंदर। तो आपको 115 और 10 याद रहेगा, ठीक है, ये इतना हो गया। इसके अंदर क्या 6000 मेगावाट क्षमता की 4 बैटरी स्टोरेज परियोजना भी लेके आएगी राजस्थान सरकार, एनर्जी स्टोरेज। तो कुल मिला के जहाँ पे एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो वहां पे एनर्जी स्टोरेज की भी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो आपको इसके अंदर 3 फैक्ट याद होने चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी कब आई थी, 2024 के अंदर। रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी के टारगेट कब तक के हैं, 2030 के। क्या टारगेट है, 115 और 10 गीगावाट। 115 तो हमारा क्या है, टोटल एनर्जी, टोटल रिन्यूएबल एनर्जी अक्षय ऊर्जा प्रोड्यूस करनी है, और 10 गीगावाट हमारा बैटरी स्टोरेज के अंदर हमें प्रोड्यूस करना है। ये हमारे टारगेट्स हैं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान की टोटल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन का कितना परसेंट प्रोड्यूस करते हैं, सोलर का तो हम 27% और टोटल एनर्जी प्रोडक्शन का हम 16% प्रोड्यूस करते हैं। ये 5-6 फैक्ट हैं जो कि आपके लिए कहीं भी कोई भी एग्जाम के अंदर कथन अलग अलग कथन में देके आपको पूछ सकता है। तो बीकानेर के अंदर सोलर का एक हब है जो कि पुगाल के अंदर है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगली न्यूज क्या है न्यूज़पेपर के अंदर, अब दूसरा है माइनिंग सेक्टर से रिलेटेड। माइनिंग, वही राजस्थानी प्रवासी राजस्थानी दिवस हुआ था, उसके अंदर सरकार ने एक माइनिंग का सेक्शन भी रखा था। माइनिंग के सेक्शन में इन्होंने बोला कि हम माइनिंग सेक्टर में हमने क्या क्या किया है पिछले 2 साल के, उसका रूपरेखा इन्होंने बताई थी। तो इसके अंदर क्या हमें क्या याद रखना है कि कौन कौन सा मिनरल कहाँ मिलता है, क्रिटिकल मिनरल है। तो ये देखें, नीलामी पर क्या प्रदेश में बाड़मेर के अंदर शिवाना, शिवाना रिंग कहाँ पे है, बाड़मेर के अंदर। तो यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स मिलते हैं। जालोर और नागौर के अंदर भी क्रिटिकल मिनरल मिलते हैं। समय में महत्वपूर्ण रेयर अर्थ एलिमेंट REE के भंडार मिले हैं। तो आपसे कभी भी कथन के अंदर पूछ सकता है रेयर अर्थ मिनरल्स की कहाँ पे पॉसिबिलिटी है राजस्थान के अंदर, तो शिवाना रिंग आपको याद रखनी है, जालोर और नागौर आप याद रखेंगे तो उसके अंदर स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। अगला क्या है, पोटास के भंडार कहाँ पे है राजस्थान के अंदर, ये पूछ सकता है। तो पोटास के लिए कौन सा बेल्ट फेमस है, पोटास के लिए फेमस है हनुमानगढ़ और गंगानगर बेल्ट में डिपॉजिट मिल रहे हैं। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है राजस्थान के अंदर पोटास के जो है हब कहाँ पे मिले हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर। पोटास किस लिए इंपॉर्टेंट है, पोटास इसलिए इंपॉर्टेंट है, पोटास से हमारी उर्वरक जो फर्टिलाइजर्स हैं उसके अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है NPK के अलावा पोटास है, ठीक है। तो इसके डिपॉजिट कहाँ पे है, हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर पोटास के। तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर क्या मिलता है, टंगस्टन के डिपॉजिट राजस्थान में कहाँ पे है, वो नागौर के अंदर है। तो ये एरिया आपसे कभी उसके अंदर मैचिंग में पूछ सकता है, अलग अलग कथन के अंदर पूछ सकता है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो 3-4 चीजें, रेयर अर्थ मिनरल पूछे तो सेवाना रिंग, जालोर और ये आपके नागौर के अंदर। फिर दूसरा आपने क्या देखा, पोटास कहाँ मिलता है, गंगानगर हनुमानगढ़ आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए टंगस्टन कहाँ मिलता है, नागौर के अंदर। तो ये राजस्थान ज्योग्राफी आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। उसके अलावा स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स में राजस्थान ने दूसरा स्थान हासिल किया है। अभी थोड़े दिनों पहले स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स, मतलब कौन सा स्टेट माइनिंग के लिए कितना रेडी है, कौन से स्टेट के अंदर माइनिंग का काम सबसे अच्छा चल रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। तो हम उसके अंदर हमारे कौन सी इंडेक्स के अंदर कौन सी रैंक आएंगे, दूसरी रैंकिंग। तो ये हमारे याद होने, स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है, इनमें से बताए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपको सेकंड याद होना चाहिए, ठीक है। केंद्र सरकार की स्टार रेटिंग में राजस्थान की 5 खदानों को स्टार रेटिंग के अंदर टॉप पे रखा है, ठीक है। तो ये राजस्थान की 5 खदानों का स्थान बनाकर पुरस्कार प्राप्त किया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये वाले क्वेश्चन क्योंकि राजस्थान सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है सूजस। और सोजस के अंदर ये कब आया, जब राजस्थान सरकार खुद अपना बता रही है कि हमने माइनिंग में ये किया है। तो ये 5-6 फैक्ट हैं जो माइनिंग की आपको याद होने चाहिए। तो इसके अंदर कौन कौन से हैं, शिवाना रिंग आपको पता होनी चाहिए, जालोर आपको पता होना चाहिए, नागौर आपको पता होना चाहिए, टंगस्टन आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर क्या पोटास का आपको पता होना चाहिए। माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है, ये सब आपको पता होने चाहिए। अब अगला क्या है, अगला क्या है, अभी अभी थोड़े दिनों पहले क्या है, कल ही मैंने पढ़ाया था, टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुनता है, एथलीट ऑफ द ईयर चुनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन है। तो कल हमने पढ़ा था, टाइम टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला था, जो एआई के डेवलपर्स हैं।
एआई का जो बनाने वाले लोग हैं जितने भी दुनिया के अंदर, उन सभी को संयुक्त रूप से टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। आज टाइम एथलीट ऑफ द ईयर, एथलीट कौन सा है इस साल का सबसे बड़ा एथलीट, फेमस एथलीट कौन है, इसका अवार्ड किसको मिला है? इसका अवार्ड मिला है बास्केटबॉल प्लेयर है ये, ठीक है, अमेरिका की बास्केटबॉल सुपरस्टार आइया विल्सन। टाइम मैगजीन ने तो एथलीट ऑफ द ईयर चुना है। तो आइया विल्सन, तो आइया आइया विल्सन को क्या मिला है? टाइम का इस साल का एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। तो आइया विल्सन आपको याद करने के लिए आईना आईना से याद कर सकते हो, विल्सन तो हर कोई याद रहता है, ठीक है। आइया विल्सन को क्या मिला है इस बार? एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। तो ये इनकी स्टोरी भी अच्छी है, इनकी स्टोरी की ये पहले बास्केटबॉल खेलना ही पसंद नहीं था इनको, फिर बाद में आज की डेट के अंदर बास्केटबॉल की दुनिया की सबसे फेमस प्लेयर बन गई है। तो ऐसी स्टोरियां हमें इंस्पायर करती हैं। अगला है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जनगणना। जनगणना मतलब सेंसस। सेंसस का इंपॉर्टेंस हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे ज्यादा है, क्योंकि हर साल कोई भी एग्जाम हो, ऐसा एग्जाम कोई नहीं है जिसके अंदर सेंसस 2011 का क्वेश्चन नहीं आए। तो अब नई सेंसस होने जा रही है। नई सेंसस कब होगी? जब तक आपका एग्जाम हो लेगा, ठीक है। नई सेंसस सरकार करिए 2026-27 के अंदर हम नई सेंसस करने वाले हैं। नई सेंसस से रिलेटेड अभी के कोई डाटा तो है नहीं, अभी सरकार ने बस कैबिनेट ने डिसीजन लिया है, 11,718 करोड़ रुपए दिए हैं, बस ये है इसके अंदर। इसके अंदर दो फेज होते हैं सेंसस के अंदर, सेंसस के अंदर दो फेज होते हैं, एक फेज 2026 के अंदर होगा और दूसरा 2027 के अंदर होगा। 2026 वाले फेज के अंदर किसको हाउस लिस्टिंग फेज कहते हैं, हाउस लिस्टिंग फेज, और 2027 के अंदर इसके अंदर आदमी को गिनने का फेज। हाउस लिस्टिंग फेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं? हाउस लिस्टिंग फेज के अंदर हम हाउस जितने भी घर हैं उनके सबके ऊपर लिखते हैं 1/4, 2/3, इस तरीके से हर घर का एक नंबरिंग कर देते हैं। उस घर के अंदर कितने लोग रहते हैं, कौन कौन क्या करते हैं, आजीविका का साधन क्या है, हर आदमी की इनकम क्या है, हर आदमी की डिपेंडेंसी कितने हैं, कितने बच्चे हैं, हर चीज, कौन हेल्थ इश्यू है क्या है, हर चीज का इसके अंदर डाटा लिया जाता है। इस बार का सेंसस की सबसे बड़ी खासियत ये कंप्लीट रूप से डिजिटल सेंसस होगा। सेंसस की शुरुआत हिंदुस्तान में कब? 1871 के अंदर हुई थी। कंप्लीट सेंस 1871-72 के अंदर, ठीक है। और कंप्लीट सेंसस जो पहली बार शुरू किया गया था दशक वाला, वो 1881 के अंदर किया गया था, और ये अभी सेंसस होने वाला है। तो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेंसस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें पता चल जाता है कि हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन कितनी है, डेमोग्राफी कितनी है, सेक्स रेशियो कितना है, एजुकेशन का है। तो जितना भी डाटा मिलता है उसके अनुरूप सरकार को एक डाटा मिल जाता है काम कहाँ करना है, कि भाई जहाँ पे एजुकेशन लेवल कम है, लिटरेसी कम है, तो वहां पे सरकार ज्यादा फोकस करती है। अगला क्वेश्चन किस चीज से है? अगला क्वेश्चन है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये आपसे डायरेक्ट ही पूछ सकता है, वन लाइन है। सन कैचर प्रोजेक्ट क्या है? सन कैचर, सन कैचर किसका प्रोजेक्ट है? सबसे पहली बात तो आपको क्या है, गूगल। गूगल क्या करने जा रहा है सन कैचर के अंदर? सन को कैच करना, इससे तो पता चल नहीं रहा क्या कैच करेगा। तो गूगल क्या है? गूगल दुनिया दुनिया के अंदर सबसे बड़ी कंपनी है जो कि डाटा को प्रोसेस करती है। अब डाटा प्रोसेस करने के लिए डाटा सेंटर बनाए जा रहे हैं दुनिया के अंदर बड़े बड़े। जब डाटा सेंटर बनता है तो सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? डाटा सेंटर के अंदर क्या है, डाटा को एक्यूमुलेट करने के लिए, डाटा को एनालिसिस करने के लिए, डाटा को माइनिंग करने के लिए, हर चीज के लिए अपने को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। और एनर्जी के अंदर सबसे ज्यादा क्या लॉस होता, हमारे लॉस किस चीज पे पड़ता है एनर्जी का? सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो गूगल कह रहा है कि हम लोग क्या डाटा सेंटर धरती पे बनाए क्यों? हम तो स्पेस के अंदर डाटा सेंटर बनाएंगे हमारा। तो स्पेस के अंदर डाटा सेंटर बनाने की प्रोजेक्ट का नाम है सनकैचर। क्या? सनकैचर। सनकैचर प्रोजेक्ट किसका है? गूगल का है। गूगल इसके अंदर क्या बनाएगा? गूगल सुंदर पिचाई ने कहा है, कंपनी हैज स्टार्टेड लॉन्ग टर्म रिसर्च इन सनकैचर प्रोजेक्ट विच एम टू पुट सोलर पावर डाटा सेंटर इन स्पेस बाय 2027। बोले हम 2027 तक स्पेस के अंदर एक हमारा डाटा सेंटर बनाएंगे, उसका नाम क्या रखेंगे? सनकैचर प्रोजेक्ट। अब क्वेश्चन ये उठता है, भाई स्पेस के अंदर क्यों बना रहे हो आप लोग डाटा सेंटर? यहाँ पे क्या जगह की कमी थोड़ी ना है। तो इसका आंसर ये है कि डाटा सेंटर के अंदर सबसे बड़ा खर्चा आता है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का, दूसरा हर दिन का जो खर्चा है वो एनर्जी का है, बिजली का है, इलेक्ट्रिसिटी का। तो सन स्पेस के अंदर हम क्या सन से आने वाली लाइट को, सोलर रेज को हम क्या है स्टोर करेंगे, उसको ही यूज करेंगे। तो रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सन कैचर किस चीज से रिलेटेड है? डाटा सेंटर बनाएगी गूगल, कहाँ पे? स्पेस के अंदर। तो ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। राजस्थान को मिला एक्सीलेंस इन, अब राजस्थान को एक अवार्ड मिला है, राजस्थान को मिला एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी पुरस्कार।
राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला है? एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी। जो हमारी विंड एनर्जी और हाइब्रिड एनर्जी की पॉलिसी है, इसको क्या है, कौन इसको अवार्ड मिला है, एक्सीलेंस अवार्ड। ठीक है, तो राजस्थान को वर्ष 2024 के अंदर 2 साल पहले भी मिला था। पहले साल 2024 में अंदर गुजरात के अंदर हुई थी REE, रिन्यूएबल एनर्जी की, इसके अंदर प्रथम और द्वितीय पुरस्कार मिला था। और इस साल जो हुआ है इंडिया 2000 विंड एनर्जी, चेन्नई के अंदर विंड एनर्जी 2025 जो सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर राजस्थान को एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आपसे ये पूछ सकता है, दो चीजें पूछ सकता है, इस साल 2025 के अंदर क्या चेन्नई के अंदर हुई थी रिन्यूएबल एनर्जी की जो सबमिट हुई थी, विंड एनर्जी की जो सबमिट हुई थी, विंड एनर्जी इंडिया 2020, इसके अंदर क्या राजस्थान को कौन सा अवार्ड मिला? ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, राजस्थान को कौन सा विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये वाली चीजें क्यों याद करनी इंपॉर्टेंट है? ये वाली चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान ये शो करता है राजस्थान विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर अच्छा काम कर रहा है, कि इंडिया लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट हमें अप्रिशिएट कर रही है। अब इसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन क्या है? छोटे छोटे क्वेश्चन के अंदर क्या है, भारत ग्लोबल एआई इंडेक्स में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो ठीक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स निकालती है। कौन सी यूनिवर्सिटी निकालती है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। क्या निकालती है? ग्लोबल लेवल पे एआई के अंदर सबसे वाइब्रेंट कंट्रियां कौन सी हैं, जो बहुत तेजी से एआई के अंदर काम कर रही हैं। तो इसके अंदर क्या है, हमारा तीसरा स्थान है। तो तीसरा स्थान है तो सीधे सीधे पता चल रहा है, एक तो यूएस होगा और एक चाइना होगा। यूएस चाइना तो एआई के अंदर हमसे आगे, उनके बाद में सॉफ्टवेयर पावर के अंदर हम हैं। तो इन्होंने क्या है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स निकाला है। कौन सा इंडेक्स निकाला है? ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी। इसके अंदर हमारा स्थान कौन सा है? हमारा स्थान है तीसरा। पहले पे अमेरिका है और दूसरे पे चाइना है। ठीक है, तो ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स में हमारी रैंकिंग कौन सी है? तीसरी। पहले पे कौन है? अमेरिका। दूसरे पे कौन है? चाइना। इसको निकालता कौन है इंडेक्स को? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक दूसरा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी के अंदर क्या है, इसके अंदर यह है कि सागर में स्थित है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। अब दो चीजों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया ये, दो चीजों के लिए कि तो आपको ये पता होना चाहिए वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है कहाँ? सागर मध्य प्रदेश के अंदर। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अभी ये न्यूज के अंदर क्यों है? न्यूज के अंदर इसलिए है कि कुन्नो टाइगर रिजर्व, कुन्नो टाइगर रिजर्व में हमने चीताओं को बाहर से लेके आए, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका से लेके आए। सबसे पहले हमने उनको कहाँ पे छोड़ा? कौन से टाइगर रिजर्व में? कुन्नो के अंदर। फिर कुन्नो की जगह उनके लिए कम पड़ी तो हमने गांधी सागर के अंदर भी उनको थोड़े चीताओं को हमने वहां पे रिहेबिलिटेट किया। अब वहां पे भी जगह कम पड़ रही है तो हम तीसरा टाइगर रिजर्व कौन सा यूज करें? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो ये तीसरा अड्डा बनेगा किसका? चीताओं का, हिंदुस्तान के अंदर। ये तीनों के तीनों मध्य प्रदेश के अंदर। तो चीता आवास का बनाया जाए, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। तो ये क्या है? एमपी के अंदर गांधी सागर है, एमपी के अंदर क्या है? कुनो नेशनल पार्क है, और ये तीसरा है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। इन तीनों के अंदर कहा किस चीज के लिए फेमस हो जाएंगे? चीताओं के लिए फेमस हो जाएंगे। चीता कौन कौन सी कंट्रियों से हम लेके आ रहे हैं? चीता हम लेके आ रहे हैं बोत्सवाना से, साउथ अफ्रीका से और नामीबिया से। अब इनके अंदर चीताओं के लिए बहुत सारी चीजें डाटा है जो आपको नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसको वो करती है, क्या उसकी स्कीम है ये। ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर क्या बनता है? इसके अंदर तीसरा क्वेश्चन जो हमने कल पढ़ा था, इसके अंदर क्या है कि इंडिया ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। किस चीज की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है? स्क्वैश। स्क्वैश गेम होता है जिसके अंदर दीवार पे आपको बॉल मारनी होती है, स्क्वैश। तो इसके अंदर भारत ने पहली बार वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की स्क्वैश वर्ल्ड कप जीत लिया। स्क्वैश वर्ल्ड कप किसने जीता है? सबसे पहला क्वेश्चन बनता है भारत ने। अब इसके अंदर भारत ने फाइनल में हांगकांग को हराया, हांगकांग मतलब चाइना को हरा दिया। अब ये कहाँ पे हुआ था? ये चेन्नई के अंदर हुआ था। वर्ल्ड स्क्वैश स्क्वैश फाउंडेशन का स्क्वैश वर्ल्ड कप किसने जीता? इंडिया ने। कहाँ पे हुआ था? चेन्नई के अंदर। किसको हराया हमने? हांगकांग, चाइना को। अब इसके अंदर 4 प्लेयर हैं, यदि आपका नाम याद है सको तो आप कर लो। ज्योत्सना है कि इसके अंदर, एक अनंत है, एक अभय है, और चौथा इसके अंदर नाम मेरे को अभी इनके अंदर याद है। ये अनंत है, ये अभय है, ये ज्योत्सना है, इनका नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए स्पोर्ट्स के अंदर। स्पोर्ट्स के अंदर वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप, वर्ल्ड स्क्वैश का वर्ल्ड कप किसने जीता है? इंडिया ने। ये पहली बार हुआ है हिस्ट्री के अंदर, इसलिए इंपोर्टेंट है। एक ये दुर्गावती टाइगर रिजर्व आपको पता होना चाहिए, ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स। अब जो सेमिनार हुआ था इसके अंदर प्रवासी राजधानी दिवस, इसके बाद में अगले 2 दिन तक सूजस के अंदर एक ही चीज आई थी कि माइनिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है।
तो माइनिंग सेक्टर के अंदर सबसे बड़ी पॉलिसी कौन सी चल रही है, इसको हम पढ़ लेते हैं कि राजस्थान की नई खनिज नीति लेके आई थी सरकार के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश की जीडीपी में वर्तमान। अब 3-4 क्वेश्चन है, एक इकोनॉमिक सर्वे के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि जीडीपी के अंदर कितना हिस्सा है माइनिंग सेक्टर का, वो 3.4 है। 3-4 से आपको याद रहेगा 3.4। राजस्थान की जीडीपी के अंदर कितना परसेंट हिस्सा है जीएसडीपी के अंदर, इसका 3.4। लेकिन जो माइनिंग पॉलिसी आई, खनन नीति है, इसके अंदर हमने टारगेट किसका रखा है 2029-30। 2029-30 तक ये 3.4 को हमने 5 बना देना है। तो 3-4 तो है इसका कि 5 और लिख लो। 2030 का हमारा टारगेट हो गया 3-4-5। 3.4 तो अभी है, इसको 5 बनाना है 2029-30 तक। फिर 2046-47 जब विकसित राजस्थान बन जाएगा, तब इसको माइनिंग का कितना परसेंट होना चाहिए, 6-7। 3-4-5 6-7-8। तो आपको ये याद रहेगा। तो माइनिंग पॉलिसी आई थी, माइनिंग खनिज नीति आई थी। खनिज नीति के अंदर 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी। हमारे टारगेट क्या है आज की डेट में, जीएसडीपी का माइनिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है 3.4। 2029-30 तक इसको कितना लेके जाना है, इसको 5% करना है। और जब विकसित राजस्थान बन जाएगा, हमारा स्टेट सबसे आगे चला जाएगा, विकसित डेवलप्ड हो जाएगा, तब हमारा टारगेट क्या है 6-8, 6-7-8। तो कुल मिला के ये आपको याद रहेगा, इसको याद करने की आपको ज्यादा लोड नहीं आएगा रटने का। खनिज क्षेत्र में सालाना राजस्व को 1 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य है। अब अगला लक्ष्य क्या है, रेवेन्यू का। भाई हमने क्या जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन कर दिया, जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन के बाद में अगला टारगेट क्या है, रेवेन्यू। कितने करोड़ का होना चाहिए, 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ रुपए का हमारा रेवेन्यू किससे आना चाहिए, किससे, खनन क्षेत्र से, माइनिंग सेक्टर से आना चाहिए। ठीक है। तीसरा क्या है, इसी साल इसी तरह से खनिज क्षेत्र में करीब 35 लाख लोगों को प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष, इसी तरह खनिज क्षेत्र में हमें कितने लोगों को रोजगार देना है, 35 लाख लोगों को रोजगार देना है। तो तीसरा इसका टारगेट क्या है, 35 लाख लोगों को रोजगार देना है, 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू करना है, 5% 2029-30, 2047 में 6 से 8% तक लेके जाना है। अब इसके अलावा क्या, सस्टेनेबल माइनिंग करनी है, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करना है, जो हर पॉलिसी के अंदर लिखा रहता है। क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन करेंगे, माइनिंग करेंगे, जो फॉरेस्ट है इनको हम कंजर्व करेंगे। ये सब चीजें हर किसी के अंदर जो डाटा है आपके कथन के अंदर, एसआई के अंदर भी आ सकता है, आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के कोई भी पेपर में इंपॉर्टेंट चीजें ये आपको याद होनी चाहिए। कल हमने पढ़ा था ये मिशन जो सुदर्शन है, इसके अंदर हमने पढ़ा था, इसके अंदर क्या है वही चीज इसको अंदर दोबारा आ गया कि सुदर्शन चक्कर मना रहे हैं हम। सुदर्शन चक्कर मैंने कल आपको बताया था, सुदर्शन चक्कर किस चीज से रिलेटेड है मिशन, ये दिल्ली एनसीआर को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहे हैं, ताकि दिल्ली एनसीआर के ऊपर मान लो फ्यूचर के अंदर कभी अटैक हो, तो एक ऐसा डिफेंस होना सिस्टम होना चाहिए जो अपने आप ही ऑटोमेटिक तरीके से जो भी मिसाइल अटैक आए, कोई भी रॉकेट अटैक आए, उसको अपने आप ही डिफेंड कर सके। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है सुदर्शन चक्कर। सुदर्शन चक्कर के अंदर हम मल्टी लेयर इसके अंदर क्या लगाएंगे, इसके अंदर एक कोई एक जगह एक आउटर रिंग होगी, इसके अंदर मिडिल रिंग होगी, इसके अंदर इनर रिंग होगी, इसके अंदर अलग अलग तरीके के जो वेपन्स हैं उनको यूज किया जाएगा। ठीक है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज कि ऑपरेशन सुदर्शन चक्कर किस चीज से रिलेटेड है। तो दिल्ली एनसीआर के अंदर हम क्या बनाने जा रहे हैं, सुरक्षा का एक डोम बनाने जा रहे हैं। ठीक है। सेकंड के अंदर ढेर होंगी दुश्मन की मिसाइलें और ड्रोन, जो भी इस रिंग के अंदर आएगा, दिल्ली एनसीआर रीजन के अंदर आएगा, उसको ये ऑटोमेटिक तरीके से क्या ढेर कर देगी। अगली न्यूज किस चीज से रिलेटेड है, अगली न्यूज इस चीज से रिलेटेड है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी जी को कहाँ जा रहे हैं, 3 देशों में विजिट के ऊपर जा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जॉर्डन जाएंगे, जॉर्डन के बाद में इथोपिया जाएंगे, इथोपिया के बाद में कहाँ जाएंगे, ओमान। तो ये 3 देशों की विजिट अभी स्टार्ट हो गई है। इनसे क्या क्या करार होंगे, क्या क्या इनके आउटपुट आएंगे, ये हम बाद में देखेंगे जब वो वापस लौट के आएंगे। एक और बिल आया आज, एक और बिल किस चीज से रिलेटेड है, एक और बिल है हायर एजुकेशन से रिलेटेड। ये अभी बिल है, एक्ट नहीं बना है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस हमें ये पता होना चाहिए एक बिल है जो कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। अब इसके अंदर क्या प्रोविजन है, इसके अंदर मेजर प्रोविजन ये है कि सरकार ये चाहती है कि जितनी भी रेगुलेटिंग एजेंसी है, यूजीसी है, एआईसीटीई है, और एक और है जो इसके अंदर दे रखे भारत सरकार, भारतीय शिक्षा अधिष्ठान बिल लेके आई। इसके मुताबिक अब यूजीसी, एआईसीटी और एनसीटीई, एनसीटीई, तो इन तीनों एजेंसियों को सरकार एक इकट्ठी, इन तीनों एजेंसियों को एक बॉडी के अंदर लेके आना चाहती है।
आज की डेट के अंदर क्या है, सिंपल यूनिवर्सिटी की आपको मान्यता चाहिए तो यूजीसी से आपसे अप्रूवल लेना पड़ता है। यदि आपको टेक्निकल की मान्यता चाहिए तो एआईसीटीई से लेना पड़ता है, वोकेशनल ट्रेनिंग इन सब जगह एनसीटीई से लेना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। सरकार इसको सरल बनाना चाहती है, इन सबको खत्म करके एक बॉडी बनाना चाह रही है। अब इसका बिल आता है, बिल के बाद में क्या एक्ट बन के आता है। अभी ये कमेटी के पास चला गया, मतलब एक साल के लिए और आगे चला गया। तो ये जब बिल एक्ट बन जाएगा तब हम इसको पढ़ेंगे। अब ये एक न्यूज़ है जो 2-3 दिन से चल रही है। आर के गोयल सर सीआईसी बन गए हैं, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बन गए हैं। हमारे नए चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? राजकुमार गोयल सर हैं। राजकुमार गोयल सर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के हैं। चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कौन से एक्ट के अंदर बनता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर बनता है, 2005 के अंदर इसके अंदर प्रोविजन है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपने देख ली। इसको अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिकमेंडेशन कौन देता है इनको? रिकमेंडेशन किसको बनाना है? चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर इस चीज की रिकमेंडेशन देते हैं। हमारे कमिटी बनती है, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और तीसरा क्या, मिनिस्टर, जो कि नॉमिनेटेड होता है। तीन मिलकर बताते हैं किसको चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बनाना है। तो नया चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? आर के गोयल। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हमने देखा कि अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर, कि इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, राजस्थान पत्रिका और भास्कर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट था, और हमने 3 दिन की सूजस को भी कवर किया है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब कल मिलते हैं, कल के न्यूज़पेपर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।